तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। आज का जो सेशन होने वाला, आज क्लास पहली है आपकी और ये जनरल इंजीनियरिंग की क्लास है। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग के बारे में मैं इससे पहले क्लास ले चुका हूं जिसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। ठीक है, सिलेबस मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है और उसमें हमने प्लानिंग बताई थी कि क्या हमारी प्लानिंग रहेगी। ठीक है, सिलेबस ज़्यादा नहीं है। पूरी जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल की 3-4 बुक है और 3-4 बुक में भी कंप्लीट नहीं, पूरा कुछ कुछ कंटेंट दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि हमने जाना था, इसमें तो जो सिलेबस दे रखा है, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेजरमेंट दे रखा है पहले और ये एलिमेंट्री इंजीनियरिंग दे रखा है। तो इसमें कहीं से भी कुछ भी डाल दिया, मतलब उन्होंने बस कि हाँ भाई ये सिलेबस है, इस सिलेबस के आधार पे हम चलेंगे। तो सिलेबस का सीक्वेंस तो इसके जैसा बिल्कुल नहीं रहने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पहले पढ़नी है, कुछ चीज़ें बाद में पढ़नी है। हाँ, ये गारंटीड है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें ये सभी चीज़ें कवर होंगी। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैं बता दूं, इन्होंने अब पहले ही दे दिया ये यहाँ पे यहाँ पर क्या है, कॉमन एमिटर सर्किट बीच में ही डाल दिया है और यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि सिंपल सी बात है, वैसा तो है नहीं कि पहले मैं ये कॉमन एमिटर सर्किट पढ़ाऊंगा, ये ट्रांजिस्टर का पार्ट है और वो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैग्नेट का पार्ट है। तो मैंने पहले ही बताया था, हम चीज़ों को सिक्वेंस में चलेंगे, सिक्वेंस में यानी कि कौन सी चीज़ कब पढ़नी है उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहने वाली है, आज की क्लास में आप ये जितने भी चीज पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट रूल्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सीरीज पैरेलल कलेक्शंस, रेजिस्टेंस, ये सभी क्या हैं आपको चीजें, या फिर आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, या डीसी मशीन है, आपके पास मोटर है, ये सभी चीजें तब तक नहीं आएंगी जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आज की क्लास मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए रखी है और आपको सिर्फ बेसिक समझाऊंगा और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और उनका यूज कैसे करना है वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो चीजें आज मैं पढ़ाऊंगा वो इसमें यहाँ पे कहीं रखी हुई नहीं मिलेगी, लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझने के लिए वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उनके बिना जब तक आपको रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप आगे भी चीजें नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, बाकी हम जब इनके हिसाब से चलेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, तो इनमें जो भी टूल्स ऐसे यूज होंगे कि मैंने पहले नहीं बताए बेसिक्स में, ठीक है, लेकिन बीच में आ गए, तो मैं वहां पे जितना आपके लिए जरूरी है उतना मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इनको हम डिटेल में तो ज्यादा पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो फिर आपको पूरी इलेक्ट्रिकल ही पढ़ानी पड़ेगी। तो इस कोर्स को हमें जनरल इंजीनियरिंग के हिसाब से पढ़ना है। और मैंने पुराने पेपर में देखा क्वेश्चन, ज्यादातर भाई जो क्वेश्चन थे, मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो आपके पास मशीन वाले पार्ट से आ रखे थे। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से थे, मशीन वाले पार्ट से। तो मशीन वाले पार्ट पे अधिक ध्यान देना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी मशीन वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है। तो मैंने जैसे बताया कि आपके पास जितनी भी जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको दूसरे सब्जेक्ट टफ लगेंगे और जो नॉन इलेक्ट्रिकल वाले उन्हें इलेक्ट्रिकल टफ लग सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है कि हमें जो कंटेंट पढ़ना है जनरल इंजीनियरिंग में, उनकी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए और उसी के आधार पर सवाल होते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसी सिलेबस में क्या बोलते हैं, अब इस सिलेबस को कवर करेंगे और चीजें बीच में आती जाएंगी, मैं बता दूंगा। जैसे कि हम आज बेसिक पढ़ेंगे, उसमें रेजिस्टेंस वाला टॉपिक आएगा, अगला पहला टॉपिक रेजिस्टेंस आएगा, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट आएंगे, सर्किट रूल आएंगे। सर्किट रूल बहुत सारे होते हैं, केवीएल केसीएल भी सर्किट रूल का ही हिस्सा हो जाते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम है आपके पास, सीरीज पैरेलल कनेक्शन है, तो रेजिस्टेंस के बाद सीरीज पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम सीरीज लेते हैं, किस प्रकार से पैरेलल लेते हैं। क्लियर है? तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, बस बेसिक चीजों को आपको नहीं भूलना है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई जैसे कि है आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले तो हम इसी को देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आप जिसका यूज करते हो आप किस के लिए, काम करने के लिए। आपके पंखे, टीवी, इवन गाड़ियां तक अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने लगे, यानी कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब ये बनती कहां से है? ये बनी है आपके पास सिंपल सी चीज, इलेक्ट्रॉन से। पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन्स, जब एक इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो कैसे काम करते हैं,
उन्हीं चीज़ों को आपको समझना है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट बोल देते थे। तो आपकी जितनी भी सारी चीज़ें कहते हैं ना करंट से, भाई बल्ब है, बल्ब तभी तो जलेगा जब उससे करंट गुजरेगी। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है। पंखे में कब चलेगा, मोटर कब चलेगी? जब उससे करंट गुजरेगी। सिंपल सी बात है। तो किसी भी एलिमेंट को हम जब करंट प्रोवाइड करेंगे तो करंट क्या होगी आपके पास? एक प्रकार से एनर्जी का फॉर्म हो गया है। तो जब हम करंट देंगे तो चीजें ऑपरेट होंगी, एक प्रकार से हम एनर्जी दे रहे हैं। तो बस इसी चीज को हमें पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसी को एनालिसिस करना है। इसी को ये एनालिसिस करना है कि जब वो तार से गुजरेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी, जब वो कोयल से गुजरेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी, जब वो लिक्विड से गुजरेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी, जब वो सेमीकंडक्टर से गुजरेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी, हवा में कैसे रिएक्ट करेगी। हर जगह उसका हमें प्रभाव देखना है। हर जगह काम तो भाई इलेक्ट्रिसिटी से ही हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहां पे भी चाहे बल्ब, ट्यूब, ये एलईडी वगैरह सब चल रहा है, सब इलेक्ट्रॉन से चल रहा है। सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं आपके पास। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है किसी न किसी रूप में। तो बस उसे ही हमें स्टडी करना है। यही आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी, ठीक है। उसी को हम लो लेवल पे कैसे यूज करते हैं, हाई लेवल पे कैसे यूज करते हैं, छोटी मशीनों में, बड़ी मशीनों में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। क्योंकि आप इंजीनियरिंग का काम ही क्या है आपके पास? भाई एनर्जी का यूटिलाइज करना हाईली एफिशिएंसी रूप में, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ये तो सबसे बेहतरीन एनर्जी है। जब आपके घरों में यूज होती है, आपके घरों में कौन सा शोर शराबा होता है ना। आप दूसरी एनर्जी यूज करके देखो, उदाहरण के तौर पे जनरेटर, वो कंबशन इंजन चला के देखो, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को जनरेट करने के लिए नॉइज नहीं होता। जहाँ पे जनरेट हो रही है वहां पे होता है, किसी पावर प्लांट में होता है, किसी में नहीं होता है, ठीक है। चलिए खैर, अब हम आ जाते हैं इसके बेसिक पे। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, बेसिक पे। तो जैसे कि मैंने आपको एक शब्द बताया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनी। तो बेसिकली हम कोई भी चीज से हम काम तभी लेते हैं जब कोई चीज उसमें एनर्जी हो। और एनर्जी इलेक्ट्रॉन में रहती है आपके पास, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन पाया कहाँ जाता है, ये कैसे स्टार्ट होता है, कैसे घूमता है, कैसे चलता है, कैसे मूव करता है। इस चीज की हमें प्रोसेस देखनी है, ठीक है। तो भाई आपको पता है कि हर चीज, ठीक है, पहले हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद करंट की स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे किस प्रकार से बिहेव करता है। तो आपको पता है हर चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है, ये आप जानते हो। और हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे छोटा एलिमेंट आता है एटम, हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं परमाणु, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है। बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाहर की ऑर्बिट में क्या रहते हैं भाई आपके पास? ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। मैं इसके ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, सिर्फ उतना कंटेंट बताऊंगा जितना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। कुछ मैं इसकी कक्षाओं में ज्यादा नहीं जा रहा, बस जितना जरूरी है उतना बता रहा हूं मैं आपको, बस बेसिक बेसिक बताऊंगा। हमें पता है कि ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, ये इसकी दूसरी ऑर्बिट हो गई और ये इसकी तीसरी ऑर्बिट हो गई। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लूं तो क्या होती है? 2n² से निकालते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट में निकाल लूंगा तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। दूसरी ऑर्बिट में निकाल लूंगा तो 2 × 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तीसरी में 18, ऐसे सब, ठीक है। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं आपके पास? ये भाई आपके पास ऐसे रहते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स किस में कितने होंगे बाहरी कक्षा में, ये मेरा एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉपर का है, सिल्वर का है, क्या है, लोहे का है, किसका है भाई, ठीक है। तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इस वाले को, जो सबसे बाहर वाले रहते हैं, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। अब मैंने बताया कि सिंपल सी बात है, हम जो यूज करते हैं, ये एक एटम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये एक तार समझो, ये क्या है? ये एक तार है, वायर है, वायर है। तो इसमें बहुत सारे एटम होंगे ऐसे ही ऐसे। तो मैं बाहर वाले एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाहर वाले ऑर्बिट में ना इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनके, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं फ्रीली, ठीक है। तो ये तो जो बाहर की कक्षा में इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, यही इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं हल्की सी एनर्जी दूं,
बहुत से एटम्स ऐसे रहते हैं जो कंडक्टर है, कंडक्टर में तो हमें एनर्जी देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन्स क्या, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो होती है। ये एक एटम की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, तो ऐसे ही इसका कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इसका होगा, तो ये बहुत सारे एटम होते हैं, करोड़ों एटम रहते हैं। ये लिखी भी हमने संख्या, अभी डिस्कस करेंगे कितने रहते हैं आपके पास। तो इसका भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी फ्री, तो इसका फ्री, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर। वो आगे बात करेंगे हम कि इनके मूव करने से क्या होगा, नेट करंट क्या होगी। ठीक है, तो फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं हम। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा यही मेरा करंट फ्लो के लिए जिम्मेदार होते हैं, इन्हीं के कारण करंट फ्लो होती है। आई बात समझ में? तो एटम के अंदर जो है मेरे पास क्या है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपके पास, आपको पता है कि बराबर होती है भाई। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके पास उतने ही मेरे पास प्रोटॉन रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है, नो चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन की बात करो तो इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज रहता है लेकिन वो पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन पे मेरा नेगेटिव चार्ज अवेलेबल रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे और इनसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जैसे अगर बात करें हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है भाई इतने कूलाम्ब रहता है, 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम्ब। और जो मास रहता है इलेक्ट्रॉन, वो देखिए वो इसके चार्ज से भी हल्का होता है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसके सामने आपको लगभग 30 जीरो लगानी पड़ेगी, है ना, दशमलव तब लगाना पड़ेगा, तब इतना इतना हल्का होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर रेडियस आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन की रेडियस, ये देखिए 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, कितना छोटा होता है माइनस। ठीक है, एक कूलाम चार्ज। अब देखो भाई यहां से अगर पूछा है चार्ज, आप अगर बात करते हैं ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 02 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है भाई, ये कितने पे? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ठीक है, अभी बताएंगे ये भी कहां से आया। ठीक है, तो एक कूलाम चार्ज जो रहेगा मेरे पास, अब हम इसको तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटी क्वांटिटी में होता है, इसको कूलाम में नापते हैं। तो जो एक कूलाम चार्ज रहता है वो एक कूलाम चार्ज रहता है मेरे पास 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, इसको मैं एक कूलाम चार्ज बोलूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि चार्ज क्या रहता है मेरे पास, Q इक्वल टू, आपने N इंटू ई फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये क्या रहता है मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो भाई मैं बता दूं यहां पर हम क्या चीज, कौन सा फॉर्मूला कहां से कैसे आया, ठीक है, उस पर तो डिस्कशन करेंगे नहीं, बेकार है। बट ये बेसिक से आपने 9th 10th में सिंपल से पढ़े होंगे, ये तो खैर इन पे तो ड्राइव करने की जरूरत नहीं, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, बट आपको यूटिलाइजेशन उसका आना चाहिए कि इसको मैं इस तरीके से यूज करूंगा। और ये क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और भाई ये क्या आता है आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, क्यू, क्या होता है मेरे पास, चार्ज। तो यहीं से तो आया मेरे पास, अगर मेरे को संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या N इक्वल टू क्यू अपॉन के E, तो एक कूलाम चार्ज की निकालनी हो तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 19। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 625 इंटू 10 की पावर कितना है, 16। तो यहीं से आया, यानी कि एक कूलाम चार्ज अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ इतने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसे मैं 1 कूलाम चार्ज बोलूंगा। तो जब भी मैं बात करूंगा एक कूलाम चार्ज इकट्ठा है वहां पे, तो दैट मीन्स ये समझ जाना कि इतने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, उन पे जो चार्ज है उसको मैं एक कूलाम चार्ज बोल रहा हूं। ठीक है, एक पॉइंट और है आपको समझने में आसानी रहे कि इतने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, कि अगर मैं बात करूं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कॉपर की, क्यूबिक का मतलब समझते हो 1 सेंटीमीटर लंबी 1 सेंटीमीटर चौड़ी, सब आप बीटेक वाले हो। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रहती है वो इतनी रहती है, 10 की घात 12, 8.5 इंटू 10 की पावर 22। किसी बुक में 21 दे रखी, किसी में कुछ दे रखी, किसी में ये भी नहीं दे रखा है। ठीक है, लेकिन 10 के इतने अप्रोक्सीमेट होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये एटम का स्ट्रक्चर था। ठीक है, मैं बता दूं आपके पास एक चीज और बता दूं मैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, चलिए अब हम इसको उसमें पढ़ेंगे जब बेसिक इलेक्ट्रॉन इसमें पढ़ेंगे ना। ठीक है, अब भाई वो फ्री इलेक्ट्रॉन था, यहां से हमने बात की
इसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से जब हो जाता है इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री देखो दो तीन तरीके से होता है। एक तो हम एक्सटर्नल जब फोर्स अप्लाई करते हैं तब हो जाता है। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसके पास कम है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये केवल हमने एक एटम की बात की। अब ये आ गए इलेक्ट्रॉन यहां पर, ठीक है। ये वाला जो फंडा है हमने एक्चुअल में नॉर्मल तौर पे जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो नॉर्मल अगर मेरे पास वायर है तो उसमें पूछ लेता है कभी कभी कि नॉर्मल वायर में क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन मूव जरूर करते हैं नॉर्मल वायर में। मान लो मैंने इस पे कोई भी बैटरी नहीं लगाई है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, तो रैंडम मूवमेंट रहता है। और नेट मूवमेंट इसका, नेट मूवमेंट इसका बिल्कुल क्या रहता है, जीरो रहता है जब तक मैं इस पे वोल्टेज नहीं लगाऊंगा। अब मुझे पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये माइनस का होता है भाई, इसे ना माइनस कर लेना, ठीक है, इसमें नहीं है तो ठीक है। अब भाई ये रैंडम मूवमेंट था तो हमने क्या लगा दी इसमें, बैटरी, ठीक है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट भी कहां से है, करंट सेम ऐसे ही जैसे करंट चीज चल रही है, यानी कि करंट जो फिलहाल चीज चल रही है, पानी के बहाव को भी हम ऐसे ही करंट बोल देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो इसको बोल दिया हमने करंट। इसी करंट का यूज करते हैं हम हर जगह। जब बल्ब से गुजारते हैं यही करंट आपकी लाइट जलाते हैं, जब हम इसको मोटर से गुजारते हैं यही टॉर्क जनरेट करता है, ठीक है भाई। तो यानी कि इस करंट के हम प्रभाव देखते हैं, अलग अलग प्रभाव रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, ठीक है। तो आइए करंट को समझते हैं, करंट है क्या। इसको एक सिंपल सा तार समझो। अब तार के अंदर करंट फ्लो हो रही है, एक हमने बैटरी लगा दी, बैटरी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बैटरी हमने इसलिए लगाई ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या थे मेरे पास, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। इलेक्ट्रॉन पे मेरा नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मैं इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दूंगा तो सारे के सारे इधर को हो जाएंगे, उधर अट्रैक्ट रहेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता है, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो भाई यहां पर जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर तितर बितर हो रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, अब उन्हें एक मोटिव मिल गया। ऐसा समझ लो कि यहाँ पे वो रखा है लोहे के छोटे छोटे पीस, आपने मैग्नेट रखे तो सारे उधर खींच जाएंगे, ठीक है। तो इनको अब ये सारे एक तरफ जाएंगे। तो जब ये सारे एक तरफ जाएंगे तो सिंपल सी बात है, कोई इलेक्ट्रॉन मूव इधर कर रहा था, कोई इधर, तो ताकत कम लग रही थी, एनर्जी कम थी उनमें। सारे एक तरफ स्ट्राइक करेंगे तो फोर्स ज्यादा होगा, एनर्जी उनमें ज्यादा होगी। बस इसी एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं हर जगह। भाई जब तक करंट नहीं गुजरती तब तक कोई मशीन ऑपरेट होती ही नहीं, ठीक है। तो बस हमारा काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना। तो यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड करंट। क्लियर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। डेफिनेशन ये है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इसकी यूनिट एम्पियर होती है, सही एम्पियर होती है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन रहता है या फिर आपके पास या चार्ज, चार्ज, ठीक है, या चार्ज भी आ जाता है आपके पास। अब देखो, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा, Q इजकल टू क्या पढ़ रखा, NE, और I इजकल टू यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में प्रति सेकंड कितना फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, करंट। क्या बोलते हैं, करंट, ठीक है। यानी कि एक कूलाम चार्ज, अगर मैं बात करूं इसमें एक एम्पियर का मोटा मोटा बात करूं, अगर एक एम्पियर एक सेकंड में, ठीक है, यानी कि एम्पियर क्या, सॉरी, ये कूलाम, एक कूलाम चार्ज, वन कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एक एम्पियर। क्या बोलूंगा भाई मैं, एक एम्पियर। और एक कूलाम चार्ज का मतलब आपको ने अभी बताया कि 1 कूलाम चार्ज का मतलब क्या था, 6.25 इंटू 10 की पावर कितना था आपके पास, 18 इलेक्ट्रॉन या 600। यानी कि जब इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज है, यानी कि दैट मीन्स वो फ्लो हो रहा होगा, तो मैं इसको 1 एम्पियर बोल लूंगा। तो अब आपको आइडिया पता चलेगा, 1 एम्पियर का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जब कहीं से फ्लो हो रहे होंगे उसे मैं 1 एम्पियर बोलूंगा। कोई दिक्कत भाई यहां तक। अब आती है इसकी करंट की डायरेक्शन की बात। करंट की जो डायरेक्शन है हमेशा वो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से
नेगेटिव चलती है भाई। क्लियर है? करंट हम हमेशा क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन ये वाली जो करंट कंसिडर करेंगे हम, ठीक है, इसको बोल रहे हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, चलो जाओ भाई, कन्वेंशनल करंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कन्वेंशनल करंट क्या है और नॉर्मल करंट क्या है। ठीक है, तो भाई कन्वेंशनल करंट ऐसा मान के चलो आप, अब देखो यहां पे थ्योरी आपकी उल्टी हो जा रही है। मैंने बोला कि भाई करंट जो है मेरे पास क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, यहां पे भी लिखा है इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि करंट में पॉजिटिव से नेगेटिव लेता हूं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा ऐतिहासिक कारण है। कारण ये है कि भाई जो मेरे पास करंट थी, पहले हम करंट को ऐसे मान के चलते थे, कोई चीज पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है, पॉजिटिव को हायर मानते थे और नेगेटिव को लोअर मानते थे। तो तब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो हमें पता चला कि यार ये तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड भागते हैं। तो तब तक बहुत सारे रूल बन चुके थे, केवीएल, केसीएल, इन सब पे हम पढ़ चुके थे और पूरी थ्योरी बदलनी पड़ती। तो बाद में हमने एक लाइन ऐड कर दी कि जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, फ्लो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो अगर मैं एक्चुअल की बात करूं तो करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो की थ्योरी के हिसाब से जाए तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन जो इसको मैं लिख भी देता हूं कन्वेंशनल करंट, वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, याद रखना। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन वन डायरेक्शन, ना कि करंट की डायरेक्शन। तो करंट हम जहां भी कंसिडर करेंगे, आगे पढ़ेंगे, जो सर्किट लॉ पढ़ेंगे उनमें वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही मान के चलेंगे। आई बात समझ में? तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए था। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया आपके पास। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे थ्रू ए वन फ्रेम इन 1 सेकंड में, तो उसे मैं 1 एम्पियर बोलूंगा। और दूसरे आता है ये मेरी क्या है? चार्ज और टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी मेरे पास स्केलर क्वांटिटी ही रहेगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, डिफाइन इसको ऐसे भी ले सकते हो, एक तार है, सिंपल सी बात है, इसी तार से करंट मेरे पास इधर जा रही है, फिर यहाँ पे जा रही है, तो डायरेक्शन डिफाइन नहीं रहती है आपके पास। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, और दूसरा ये आपका वेक्टर लॉ को फॉलो भी नहीं करती है, ये दूसरा विषय है, लेकिन इसको आप पॉइंट को याद रखना। ठीक है ना? कि इसके फिर मैं एक उदाहरण लूं, फिर लंबा खींचेगा पोर्शन। तो यहाँ पे होगी आपके पास करंट। तो करंट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि फॉर्मूला I इक्वल टू Q अपॉन के T रहता है और Q इक्वल टू NE रहता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है, इसी को मैं थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर दूं, I इक्वल टू NE अपॉन के T। ये डिपेंड करता है कि किस पे न्यूमेरिकल आ जाए आपके पास। भाई कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, अच्छा, ठीक है। अब इनके हम वैसे करंट पे ही अपना एक लंबा चैप्टर बन जाता है, बट मैंने बताया कि आपके लिए हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन कर पाओ। बस मेन चीज आपको चीजें पता रहनी चाहिए और उसके क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है भाई, तो जैसे इसका उदाहरण है कि 60 वाट का बल्ब है एक, और इतने एम्पियर की, 60 वाट का मतलब है 60 वाट का पावर दे दी उसने 60 वाट, और भाई करंट जो फ्लो हो रही है I इक्वल टू 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ फिलामेंट। तो भाई इसने कहा कि भाई कोई 60 वाट का बल्ब है और उससे इतने एम्पियर की, आधे एम्पियर की करंट जा रही है, तो उसमें आपको क्या बताने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो दैट मीन्स आपको N बताना है। क्या बताना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे भाई हमारे पास? N थे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा भाई? अभी इसने I इक्वल टू क्या पढ़ा हमने? Q अपॉन के T पढ़ा है, और Q इक्वल टू I इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है? Q इक्वल टू क्या पढ़ा आपने? अरे यार, Q इक्वल टू होता है N इंटू E, तो N इंटू E अपॉन के T। ठीक है, तो मुझे पता है कि कैलकुलेट द निकाल दो इसमें, तो N निकालना है इसने, तो N इक्वल टू हो गया I इंटू T, ठीक है, और अपॉन के E। क्लियर है? तो वैल्यू पुट कर दो। N कितने एम्पियर है? 0.5 इंटू
प्रति सेकंड पे निकालते हैं हम, 1 सेकंड में कितने करंट फ्लो हो रही है। तो और E 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे कैलकुलेट कीजिए आप, कैलकुलेटर मुझे को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास 3.1 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट के अंदर से मूव कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन्स भाई क्या उस फिलामेंट के अंदर से गुजर रहे होंगे इस बल्ब में, अगर इतने एम्पियर। तो आप किसी भी एम्पियर पे करंट निकाल सकते हो, 1 एम्पियर पे इतनी, और तो लगभग उतनी आ रही है 6.125 के आदि, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, ठीक है। इनके अगर आप बेटा फॉर्मूले भी याद रखोगे ना, यूज करने के भी वो फंडे याद रख लोगे, तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके पास, ठीक है। बाकी हम जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उसमें देखेंगे चीजें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई? तो कैपेसिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू डू द वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि भाई कोई भी चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी का मतलब आप क्या समझते हो? जिसमें चार्ज अवेलेबल है। चार्ज का मतलब सिंपल सी बात है, कहते हैं बैटरी चार्ज है। बैटरी चार्ज का मतलब यह है कि भाई उसमें मेरे पास चार्ज है मूव करने के लिए, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे पास ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं बैलेंस बना दूंगा, ठीक है। बैलेंस किसका? पोटेंशियल अगर सेम पोटेंशियल रहे, देखो सिंपल सी बात है, दो चीज है और दोनों पे अगर पोटेंशियल सेम रहेगा, मेरे पास 5 वोल्ट इस पे 5 वोल्ट इस पे, करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट तो खैर क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में आएगा, ठीक है। अभी इसी पे बात करते हैं। चार्ज बॉडी का मतलब क्या है? उस पे चार्ज अवेलेबल है। चार्ज का मतलब क्या है? यानी कि उसमें उस बॉडी के थ्रू जब हम कोई चीज मूव कनेक्ट करेंगे तो उसमें यानी कि चार्ज मेरा फ्लो हो जाएगा। यानी कि वो बॉडी जिसमें चार्ज अवेलेबल हो या कार्य करने की क्षमता हो, ठीक है, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है? इसको किससे डिफाइन करते हैं? V से, और ये रहता है आपके पास W/K/Q, ठीक है। ये क्या होता है? वर्क डन, और ये क्या रहता है मेरे पास? चार्ज। ये क्या रहता है भाई आपके पास? चार्ज, ठीक है। वर्क डन की यूनिट क्या रहती है आपके पास? इसको भाई वर्क डन को, या मैं इसको एनर्जी बोल देता हूं, क्योंकि किसी कार्य करने को में खर्च होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एनर्जी। कार्य करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है आपको? एनर्जी की। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई मेरे पास? अगर बात करूं तो इसकी यूनिट होती है जूल, ठीक है, और इसकी कूलाम्ब, ठीक है। तो जूल प्रति कूलाम्ब भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। या और इसको हम बोल देते हैं, या फिर हम वोल्ट भी बोल देते हैं इसको, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? वोल्ट भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास फॉर्मूला रहता है। या एनर्जी इक्वल टू, यहां से आगे पढ़ेंगे हम, यहीं से आ जाएगा, मैं यहीं को बता रहा, W/Q/VV। इसको और आगे इलेबरेट करेंगे, आगे पढ़ेंगे इस वाले को जब हम एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे भाई। तो इसका यूज, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसमें 5 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर किसी पे मेरा 5 वोल्ट कब है, तो इसका मतलब है कि 5 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन टू चार्ज द बॉडी ऑफ 1 कूलाम। यानी कि 1 कूलाम, अब देखो साफ पता चला भाई, 5 का मतलब यहाँ पे मेरे को 5 जूल का वर्क है और नीचे 1 कूलाम है, तभी 5 वोल्ट बनेगा मेरे पास, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हुआ कि 5 जूल कार्य हो चुका है आपको चार्ज करने के लिए। एक कूलाम तक, 1 कूलाम तक चार्ज करने के लिए मेरे को किसकी? 5 जूल कार्य, 5 जूल करने के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो क्या है मेरे पास? 5 वोल्ट कहलाएगी भाई। क्लियर है? ठीक है। या फिर इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि 5 जूल किसके बराबर रहेगा आपके पास? 5 वोल्ट पे, अगर 1 कूलाम पे मैं 5 वोल्ट अप्लाई करूंगा तो उसमें 5 जूल की एनर्जी अवेलेबल रहेगी। एनर्जी की यूनिट चाहे किसी में हो, चाहे आपके मैकेनिकल में हो, चाहे किसी में हो, वो जूल ही रहती है। क्लियर है? ठीक है। या 1 कूलाम चार्ज में इतनी कैपेसिटी हो कि जो मेरे पास 5 जूल का कार्य हो सके, उसे मैं 1 वोल्ट बोलूंगा, ठीक है।
उसका पोटेंशियल कितना रहेगा 1 वोल्ट। पोटेंशियल भी एक प्रकार से कहते हैं ना, पोटेंशियल भी एक प्रकार से यूनिट एनर्जी की ही होती है, कहना उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, यानी कार्य करने की क्षमता उसमें है। कभी कभी पूछ लेता है कि क्या वोल्ट को मैं एनर्जी कंसिडर कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, जिस चीज से कुछ भी कार्य हो सकता है वो एनर्जी कंसिडर की जा सकती है। क्लियर है? ठीक है। और इसी को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोल देते हैं कभी कभी जनरल भाषा में, क्योंकि जब तक हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करते तब तक कोई भी चीज मूवमेंट नहीं होती, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता। ठीक है। अब आते हैं वोल्टेज। बेसिकली वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ नहीं है, दो चार्ज बॉडी हैं आपके पास, ठीक है, उनके बीच के पोटेंशियल को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या वोल्टेज भी बोल देते हैं। अगर किसी का पोटेंशियल, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज बॉडी, मान लो एक का V1 है और दूसरे का V2 है, तो V इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास V1 माइनस के V2। ठीक है। और मैं बता दूं, हमेशा करंट जो फ्लो होगी, चार्ज जो फ्लो होगा वो हायर, ठीक है। ये तो हमने पोटेंशियल की बात करी, यहाँ पे दो पोटेंशियल है, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, पोटेंशियल को एक का V1 है एक का V2, ठीक है। तो चार्ज ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है भाई, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही चार्ज फ्लो होगा। क्लियर है? अब देखते हैं इसमें एक उदाहरण भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं इसमें, देखो ये सारी चीजें मैं बेसिक बेसिक इसलिए बता रहा हूं कि आगे बहुत ज्यादा यूज होगी। जो आपके सिलेबस में है वो चीज आज इसमें नहीं दिखेगी, ठीक है, लेकिन यही चीज आगे जब मैं बोलूंगा कि इसकी करंट बढ़ गई, इसकी वोल्टेज बढ़ गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी पावर बढ़ गई, इसका डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ है क्या। ठीक है। और इसमें मैं बहुत बेसिक, बस बेसिक बता रहा हूँ और न्यूमेरिकल्स छोटा सा बेसिक सा करके चल रहे हैं। ठीक है। हालांकि इसमें भी हम बहुत सारी चीजें रहती है, मतलब जब पूरा प्रॉपर इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं तो। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स इसने वोल्टेज पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को ही बोलते हैं हम, ठीक है, ऑफ एन एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड, ठीक है, 6.8 जूल फॉर एवरी माइक्रो कूलाम। तो यानी कि इसने बोला, देखो अब हो सकता है आपको वैसे चीज समझ में ना आई हो थ्योरी में, बट न्यूमेरिकल से समझ सकते हो आप। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है कि उस एनर्जी सोर्स का जो प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, यानी कि या वर्क डन आपके पास कितना 6.8 जूल का, यानी कि इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, फॉर एवरी मिली कुलाम। तो यानी कि कुलाम की एक मिली कुलाम, मिली कुलाम का मतलब 1 × 10⁻³ कुलाम कर सकता हूं मैं इसे, यानी कि एक कुलाम चार्ज पर वो इतनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो सिंपल है, V इक्वल टू क्या हो गया 6.8, ये क्या क्या पढ़ा था हमने, V इक्वल टू फॉर्मूला था अपने W/K/Q, तो V इक्वल टू 6.8 जूल, और ये हो गया 1 × क्या है आपके पास 10⁻³ ठीक है। तो ये ऊपर चल जाएगा मिली गुलाम के लिए, तो यानी कि 6800 वोल्ट हो जाएगा प्लस जाके, यानी कि इतनी वोल्टेज वहां पर अवेलेबल है। अगर मैं ये वोल्टेज दूंगा तो इतने कुलाम के साथ इतनी एनर्जी मिलेगी मेरे को, इस एनर्जी से आप कुछ भी काम ले सकते हो। ठीक है भाई। या इसको किलोवोल्ट में करना चाहो तो 6.8 किलोवोल्ट भी आप कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए ये सवाल आपके लिए, इसको भी कर लीजिएगा आप। ठीक है, सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 9 वोल्ट है, और क्या है इसने बोला है कि किसी उसका पोटेंशियल डिफरेंस ना, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ रहे हो आप भाई, कोई मान लो मेरे पास 5 वोल्ट का है और कोई 3 वोल्ट का है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा 2 वोल्ट, और जो चार्ज फ्लो होगा मेरे पास वो इधर से इधर फ्लो होगा। हायर पोटेंशियल से करंट जो मान के चलते हैं हम, लोअर मान के चलते हैं, जो करंट मान के चलते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मान के चलते हैं।
तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स उसने V दे दिया मेरे को, 9 वोल्ट है सेम। ठीक है, हाउ मच चार्ज मस्ट बी डिलीवर, तो दैट मीन्स इसने चार्ज पूछ लिया कितना डिलीवर होगा अगर उसमें एनर्जी क्या है, एनर्जी ले लो या वो ले लो आप 8। ठीक है, पावर वर्क डन ले लो 50 जूल है। तो सिंपल है यार, ये तो कर ही दोगे आप। ठीक है, V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन के Q, और क्या पूछा, Q इजकल टू डब्ल्यू अपॉन के V, कर ही देना इसको। तो ये कितना वर्क डन 50 है और 9 वोल्ट, जितना भी आएगा इतने कूलाम चार्ज उससे क्या होगा, डिलीवर होगा। भाई चार्ज में ही तो एनर्जी होगी मूव करने के लिए, वही तो है। अब कहीं कहीं पे आपके पास टर्म्स आएगी भाई ईएमएफ और वोल्टेज। वोल्टेज तो हमने पढ़ाया भी भाई, वोल्टेज तो हमने भी पढ़ाया कि दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज। अब इस चीज को यहां भी समझ लेंगे। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को जो मोशन करने के लिए जो फोर्स होता है उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। इसका मोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक बैटरी है मेरे पास, या जनरेटर है, या कुछ भी समझ लो भाई। ठीक है, ये ई है, यानी कि बैटरी खुद कितनी वोल्टेज बना रही है, मान लो 10 वोल्ट बना रही है भाई, लेकिन जरूरी नहीं अंदर तो 10 वोल्ट बना रही है, बैटरी हो जनरेटर हो जहां पे भी हम ईएमएफ की बात करेंगे। ठीक है, उसको ई से डिनोट करते हैं हम। और बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे, अब सिंपल सी बात है भाई, ये है बैटरी ऐसे रहती है, मोटा सा उदाहरण में बैटरी का ही दे देता हूं। ठीक है, उस पर 2 टर्मिनल निकले रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रहता है जो भी है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो बैटरी। क्लियर है। अब बैटरी अंदर तो आपकी वोल्टेज ज्यादा बना रही है, लेकिन टर्मिनल से जब करंट गुजरेगी, जब मैं कुछ लोड कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, इससे करंट गुजरेगी तो इसके टर्मिनल से करंट होके ऐसी तो गुजरेगी, तो इसके टर्मिनल में कुछ IR ड्रॉप रहते हैं जिसे वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। तो टर्मिनल पर वोल्टेज मुझे कुछ ना कुछ कम मिलती है। तो इसका जो इनके कुछ भी होते हैं आपके पास, ये इलेक्ट्रोड, इनका कुछ रेजिस्टेंस होता है। जनरेटर की बात करें तो उसकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, आगे पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको इतना, और जो टर्मिनल पे मिलती है वोल्टेज वो V, यानी कि टर्मिनल पे E क्या हो गया आपके पास, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सोर्स। ठीक है, और R ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बैटरी का हो सकता है, जनरेटर का हो सकता है, और V हो गया आपके पास टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, टर्मिनल वोल्टेज। तो भाई अब इसमें कुछ केसेस हो सकते हैं मेरे पास, अगर मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो E इजकल टू, अब सिंपल सी बात है। ठीक है, ये जो मेरे पास नेट वोल्टेज है, वोल्टेज किसके बराबर रहती है, सीरीज में वोल्टेज मेरी क्या होती है, ड्रॉप होती है। ठीक है, आगे देखेंगे कैसे, क्योंकि ये थोड़ा जब हम क्या है केवीएल पढ़ेंगे तब ज्यादा और अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल इसको ऐसे समझ लो कि ये टोटल वोल्टेज है, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगी और कुछ ये रहेगी आपके पास। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, यहीं से अगर मैं निकाल दूं आपके पास, तो E इजकल टू होगा मेरे पास I इंटू आर और प्लस के V। ठीक है, अब अगर मेरे पास I इंटू आर इन कर लो इसमें ना, क्योंकि इससे जब लोड लगाओगे यहाँ तो करंट गुजरेगी। ठीक है, करंट I गुजरेगी इससे। ठीक है, तो यहां से आप 2-3 चीजें निकाल सकते हो। अगर मेरे पास R इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। आइडियल कंडीशन में 0 मान के चलते हैं, प्रैक्टिकल में हम 0 नहीं मान के चलते, प्रैक्टिकल में मिनिमम जानते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो जाता है, V के बराबर रहता है। ठीक है, अगर मैं ये किस कंडीशन में आपके पास, आइडियल कंडीशन। ठीक है, ये क्या है, आइडियल कंडीशन। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल कंडीशन की, प्रैक्टिकल में R जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको मैं मिनिमम कंसीडर करता हूं, मिनिमम। तो उस केस में इसमें ड्रॉप कम से कम रहेगा, लेकिन E ऑलवेज ग्रेटर देन V रहेगा। ठीक है, E ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगा, V रहेगा हमेशा। ठीक है, तो EMF हमेशा वोल्टेज से ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहीं के बाद आपको वोल्टेज यहां पे मिल रही है। क्लियर है, तो ये डिफरेंस रहता है आपके पास बेसिकली।
ठीक है, डिफरेंस क्या रहता है भाई आपके पास कि वो ईएमएफ हमेशा ग्रेटर देन रहेगा वोल्टेज से, टर्मिनल वोल्टेज से। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट कर देना। तो जब भी आप, तो ईएमएफ और वोल्टेज में डिफरेंस क्या है, तो यहां पे दो पोटेंशियल है ना ये। तो मैं बेसिकली इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। यहां पर कंक्लूजन क्या है कि जो मेरे पास ईएमएफ है, जो ई है, ठीक है, ये तो उस चीज को डिफाइन करता है, ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट होती है, ये उस चीज को डिफाइन करता है कि आपकी टोटल वोल्टेज कितनी जनरेट हुई है। और फिर यहां पे लगा देते हो आप लोड, बल्ब, पंखा, ट्यूब, यहां पे कितनी मिल रही है, तो ये हो जाती है टर्मिनल वोल्टेज। तो ये डिफरेंस रहता है, ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, और क्यों रहता है, ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और इसमें क्या रहता है, वोल्टेज ड्रॉप रहता है भाई। ठीक है, अब इस पे एक दो सवाल भी पूछ सकता है वो, बहुत सी बार इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगा, टर्मिनल वोल्टेज दे देगा और ई पूछ लेगा, या आई भी पूछ सकता है यहीं से। अगर मैं आई का फॉर्मूला निकाल दूं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस के वी अपॉन के आर इंटरनल, तो यहां से ये भी पूछ सकता है। क्लियर है, आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे जब प्रैक्टिस उसमें आएंगे हम। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया आपके पास, आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर पर। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक पावर क्या है आपके पास, द रेट एट विच वर्क डन इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब देखो बच्चों को इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इलेक्ट्रिक पावर इसने साफ साफ बोला कि भाई कार्य करने की, जो वर्क डन करने की, जो आपके पास क्या बोलते हैं, रेट है। यहाँ पे इस शब्द पे ध्यान देना, द रेट, रेट का मतलब हिंदी में बात करें तो दर, यानी कि कोई चीज कितनी तेजी से हो रही है। उदाहरण के तौर पे मान लो आप और मैं हैं, मैं 1 मिनट में 2 केले खा रहा हूं, कोई 1 मिनट में 10 केले खा रहा है, तो किसका रेट ज्यादा है काम करने का, जो 10 केले खा रहा है, सिंपल सी बात है। तो सेम वही चीज है कि भाई कि कितने कम समय में या किस रेट से वो कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे वही बोला, द रेट एट विच वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है, तो कोई कार्य कितने कम समय में हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला भी क्या है आपके पास, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो हमने फिजिकल एक्टिविटी में ले लिया, यहां पे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी तो कार्य ही हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है भाई आपके पास, सिंपल सी बात है, कार्य यही हो रहा है आपके पास कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहा है, वो भी तो कार्य ही है। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन के टाइम। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाए, वर्क डन की यूनिट आपके पास भाई जूल होती है, और क्या बोलते हैं, और इसकी क्या बोलते हैं, टाइम की होती है आपके पास सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड भी होती है इसकी यूनिट, या वाट भी इसको बोल देते हैं हम, तो 2 यूनिट होती है। ठीक है, ई अपॉन के टी। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, जूल, और इसको सेकंड। ठीक है, अब क्या है आपके पास, यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं, एनर्जी इजकल टू, हमने पीछे पढ़ा था V इंटू क्यू, ये पढ़ा था, या W इजकल टू एनर्जी, ये था हमारे पास। तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप यहाँ पे, P इजकल टू V इंटू क्यू, और यहाँ पे आ गया T। ठीक है, और मुझे पता है Q इजकल टू, हमने एक तो ITB फॉर्मूला पढ़ा था, और Q इजकल टू एक क्या पढ़ रखा भाई हमने, NEB पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे Q की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, तो V इंटू आई टी अपॉन के टी, टी से टी कैंसिल, तो P इजकल टू V इंटू आई, यहां से भी आ जाता है। तो V इंटू आई फॉर्मूला भी रहता है आपके पास, V इंटू आई। इसको भी यूज कर सकते हैं पावर के लिए, इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनको यूज कैसे करना है मैं बता दूं आपके पास। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या रहती है, वाट, आपने कहीं दिखा होगा 100 वाट बल्ब पे लिखा रहता है। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे, इसका मतलब ये है कि 100 वाट लिखा रहता है, 250 वोल्ट लिखा रहता है। आप बल्ब या कुछ भी देखेंगे, किसी पे 200 वाट लिखा रहता है, एसी पे 1 किलोवाट लिखा रहता है। इसका मतलब ये रहता है कि जब आप 250 वोल्ट की सप्लाई देंगे ना, तो ये 100 वाट की पावर की खपत करेगा, 100 वाट की पावर की खपत करेगा इतनी सप्लाई देने पर। ठीक है, तो उस पर लिखा रहता है। अच्छा, कम दोगे तो कम खपत करेगा। अब दोनों में अंतर है। अब आ जाते हैं, अब और चीजें क्लियर हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। ठीक है भाई 5 मिनट और।
ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करता हूं तो देखो ध्यान देना है वहां पर, एनर्जी वैसे तो फॉर्मूला पढ़ लोगे तो इसी से पता चल जाएगा कि भाई ये जो पावर थी हमारी 100 वाट का बल्ब था, ये कितनी देर के लिए जला रहे हो, तो यानी कि टोटल उस कार्य को करने में कितना खर्च हो रहा है उसको एनर्जी बोलते हैं, या कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। वहां पर रेट था और यहाँ पे कैपेसिटी होगा। द टोटल वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉल्ड क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या मैं इसको ऐसे बोल सकता, इसने बोला कि भाई टोटल कार्य कितना किया गया है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलूंगा। भाई 100 वाट का बल्ब है मेरे पास, वो अगर 1 घंटा चल रहा है, ठीक है, तो उसकी पावर जो एनर्जी होगी वो 100 जूल की खपत होगी। कितनी? 100 जूल की। ठीक है, अगर वो 10 घंटे चल रहा है तो अभी इसकी यूनिट की बात करेंगे हम। अगर 100 वाट का बल्ब है मेरे पास, 10 घंटे चल रहा है, तो वो हो गया मेरे पास 1000, ठीक है, वाट आवर। ठीक है, अभी बात करेंगे इसको किलोवाट में, 1 किलोवाट आवर क्या होगा इस पर। ठीक है, तो पहले तो इसको समझते हैं। या मैं इसको बोल सकता हूं कि द कैपेसिटी ऑफ किसी भी चीज को कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं, या टोटल कार्य कितना किया गया उसको भी हम एनर्जी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू क्या था, इलेक्ट्रिक पावर इंटू टी, पी इंटू टी। पी की जगह में वी आई भी लिख सकता हूं इंटू टी, तो ये भी फॉर्मूला रहता है। अब बारी आती है इसकी यूनिट की। एनर्जी की यूनिट या तो डायरेक्ट में जूल लिख दूं, या इसकी उसको मैं अगर वी आई है, भाई वी आई को मैंने क्या लिखा था अभी, वाट, और टाइम को अगर मैं सेकंड लिखूं तो इसकी वाट सेकंड भी हो सकती है। अगर मैं इसको वाट लिखूं वी आई को और टाइम को आवर्स, तो इसे वाट आवर भी लिख सकता हूं मैं। अगर मैं वाट की जगह किलोवाट लिखूं भाई इसको, ठीक है, और टाइम को मैं आवर लिखूं तो किलोवाट आवर भी मैं लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिकल में जो सिस्टम में जो यूज होती है वो किलोवाट आवर यूज होती है, 1 किलोवाट आवर, इसी को हम एक यूनिट भी बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चला रहा हूं तो वो 1000 वाट आवर, या फिर इसको मैं 1 किलोवाट आवर भी बोल सकता हूं, और इसी को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। और इसी पर बिल भी आता है कि भाई 5 रुपये यूनिट है, 10 रुपये यूनिट है। यानी कि आप एक बल्ब है वो क्या चला रहे हो, 10 घंटे चला रहे हो, तो वो 1 वाट आवर है, 1000 वाट आवर है, या 1 किलो वाट आवर है। या ऐसा कर लो कि 1000 वाट का हीटर है और उसे 1 घंटा चला रहे हो आप, 1 आवर चला रहे हो, तो उसको भी मैं 1 किलो वाट आवर बोलूंगा। ठीक है, इसी को 10 घंटे चला दोगे तो 10 किलो वाट आवर हो जाएगा ये, तो यानी कि 10 यूनिट हो जाएगा ये। इसी पे आपका बिल भी आता है। फिर इसका खर्चा 5 रुपए यूनिट के हिसाब से 50 रुपए हो जाएगा। क्लियर है? तो एनर्जी में बस वो कितने, ये बल्ब जो पावर का वो है कितनी देर के लिए चल रहा है, ये मेरा रोल रहता है। हालांकि ये चीजें आपने बेसिक पढ़ी होंगी हर जगह। क्लियर भाई? तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, जिसमें करंट था, वोल्टेज था, अभी रेजिस्टेंस रह रहा। रेजिस्टेंस आपके सिलेबस में दे रखा है, तो इसको थोड़ा वाइड तरीके से पढ़ेंगे हम। जो चीज दे रखी है उसको हम क्या है, थोड़ा से अच्छे लेवल का पढ़ेंगे, है ना। तो इस सिलेबस में देखोगे अगर आप, तो कल इसमें क्या है, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, ये देखिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस पढ़ेंगे हम, क्योंकि आपने करंट पढ़ लिया, वोल्टेज पढ़ लिया, तो जब करंट का अपोज जो कर रहा है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखते हैं इससे किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अगली क्लास में रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर आपके ये इलेक्ट्रिक सर्किट के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ जिस सीक्वेंस में बनेगी उस हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताया जाएगा। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।